हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के भौतिकी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो आँख की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं, तो हमारे लिए जितना ज़रूरी आँख है चीज़ों को देखने के लिए, उतना ही ज़रूरी प्रकाश भी है। अब कैसे? तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आपके घर की लाइट चली जाती है रात के वक्त, तो आपको क्या कुछ दिखता है? आपकी आँखें तो खुली रहती है, फिर भी आपको कुछ नहीं दिखता। और जैसे ही लाइट आ जाती है, आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना ज़रूरी हमारे लिए आँख है वस्तुओं को देखने के लिए, उतना ही ज़रूरी प्रकाश है। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। ठीक, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको किसकी सहायता से? आँख और प्रकाश दोनों की सहायता से देखते हैं। तो इस तरह प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, हम उस वस्तु को प्रकाश स्रोत नाम दे देते हैं। जैसे सूरज से प्रकाश निकलता है, सूरज को हम प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जैसे बल्ब से हमें रोशनी मिलती है, तो हम बल्ब को प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में कौन कौन आते हैं? सूर्य, तारे, चांद इत्यादि। ये सब क्या हो गए? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत तो बिजली का जलता बल्ब, जल्दी मोमबत्ती, लालटेन, दिया वगैरह, ये सब क्या कहलाएंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। ठीक, अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे हमें सिद्ध करना है। अब हम कैसे करेंगे? तो आप घरों में बल्ब जलाते हैं, तो हम बल्ब कैसे जलाते हैं? करंट की सहायता से। और करंट क्या है? कि विद्युत धारा है, विद्युत ऊर्जा है। तो हम ऊर्जा को किस में चेंज कर दिए? रोशनी में चेंज कर दिए। ठीक, ऊर्जा को हमने प्रकाश में चेंज कर दिया। उसी तरह हम लालटेन, दिया वगैरह जो जलाते हैं, उसमें हम केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं। और केरोसिन तेल क्या है? एक रासायनिक ऊर्जा है। तो हम रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज कर दिए? प्रकाश में चेंज कर दिए। ठीक, तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं ना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि हम ऊर्जा से ही तो प्रकाश उत्पादित किए। ऊर्जा से को हम किस में चेंज कर दिए? प्रकाश में चेंज कर दिए। तो हम इस तरह बिल्कुल बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, अभी मैंने बताया ना कि प्राकृतिक स्रोत होते हैं, मानव निर्मित स्रोत होते हैं प्रकाश के। तो प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अलग अलग तरह की ऊर्जाएँ होती है, और उन ऊर्जाओं को किसमें? प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि के जो तेल होते हैं उनमें संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है, तथा बल्ब, टॉर्च आदि में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला टॉपिक है हमारा प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। क्या है ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु? तो हम अपने घरों में ही देख लें तो हमारे घर में लालटेन होता है, बल्ब होता है, मोमबत्ती होता है, टॉर्च होता है। इन सब से तो प्रकाश निकलता है। तो हम इन सब चीज़ों को बोल देंगे कि वह प्रदीप्त वस्तु है। अब हमारे घर में दूसरी तरफ टेबल है, कुर्सी है, बुक है, पेन है, इन सब से प्रकाश नहीं मिलता। तो इन सब वस्तुओं को हम क्या बोल देंगे? कि अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। इन सब से हमें प्रकाश मिलता है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? कि ये सारी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तु हैं। और दूसरी तरफ वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, यानी जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता, वह वस्तु अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे कुर्सी, दीवार, पेड़ इत्यादि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता, क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक, तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु में अंतर पता चल गया कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है, और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, यानी जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन समझने से पहले आप एक बात याद कीजिए कि आप कभी घर में होते हो और आपके वेंटिलेटर या खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आती हुई दिखाई देती है और उस रोशनी में बहुत सारे छोटे छोटे कण आपको इधर उधर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं? तो धूल के बहुत छोटे कण होते हैं। ठीक। और आपके अभी भी आपके चारों तरफ बहुत सारे कण होंगे, लेकिन आपको अभी पता नहीं चल पा रहा होगा। ये जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो पूरे वायुमंडल में, पृथ्वी के चारों तरफ पूरे वायुमंडल में फैले होते हैं। ठीक। और इन छोटे छोटे कणों का काम क्या होता है? तो सूरज की रोशनी को चारों ओर फैला देना, यानी रोशनी को, प्रकाश को चारों ओर फैलाना। कैसे? तो मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, आप एक बूंद पानी उस पर डालते हो तो क्या होता है? वो पानी उस पत्थर से टकराकर चारों ओर फैल जाता है। ठीक वैसे ही जब उन छोटे छोटे कणों पे सूरज का रोशनी पड़ता है तो वो छोटे छोटे कण क्या करते हैं? उस रोशनी को चारों ओर फैला देते हैं। सूरज का रोशनी आया और छोटे से कण पे पड़ा और चारों तरफ फैल गया। ठीक। तो यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। इसको हम लिखेंगे कैसे? तो जब प्रकाश सूक्ष्म कणों अर्थात वायु में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं उन पर पड़ता है, कौन? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वे कण कुछ प्रकाश अवशोषित कर उसे चारों ओर फैला देते हैं। अब मैंने नोट में एक बात लिखी है कि प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही दिन में हम उन वस्तुओं को भी देखते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम रोशनी की मदद से ही, यानी प्रकाश की मदद से ही वस्तुओं को देखते हैं। तो आप दिन में सूरज की रोशनी तो बाहर होती है, घर के बाहर, लेकिन आप घर के अंदर भी इस चीज़ों को देख पाते हो ना? कैसे? तो यही प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। घर के बाहर छोटे छोटे कण होते हैं और सूरज की रोशनी उन कणों पर पड़ता है और चारों ओर फैल जाता है। वो जो फैला हुआ किरण है वो तो अपना दिशा बदल लिया और आपकी खिड़की से होते हुए आपके रूम तक पहुंच गया। ऐसे बहुत सारे आपके घर के आसपास बहुत सारे कण होते हैं और उन सारे कणों पर सूरज का रोशनी पड़ता है और वे सारे कणों से रोशनी टकरा कर आपके रूम तक पहुंच जाता है किसी न किसी तरह से। खिड़की से हो, वेंटिलेटर से हो या फिर दरवाजे से हो, किसी भी तरह से आपके रूम में पहुंच जाता है और रोशनी आपके रूम में पहुंच जाने के कारण ही आप उन वस्तुओं को भी देख पाते हो घर में रखी जिन पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। ठीक। ये तो हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश की किरणें। क्या होती है प्रकाश की किरणें? तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम किरण कहते हैं। हमेशा आप कभी भी प्रकाश को टेढ़ा होकर चलते हुए नहीं देखते होंगे। हमेशा प्रकाश क्या होती है? एक सीधी रेखा में चलती है। तो एक सरल रेखा, सरल यानी सीधी, तो एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। जैसे ये एक प्रकाश है जो सीधी रेखा पे चल रही है, तो इस सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम क्या बोलेंगे? किरण। ठीक। तथा प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये तो एक किरण हो गया, दो किरण हो गया, तीन किरण हो गया, इस तरह से मिलकर के बहुत सारी किरणें एक समूह बना लेती है, तो इस समूह को किरण पुंज बोला जाता है। ठीक। अकेले है ये तो किरण, और बहुत सारे जब किरण मिल जाएंगे तो इनको किरण पुंज बोला जाता है। ठीक। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, तो किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलने वाले किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम टॉर्च जलाएं तो वो क्या होता है? टॉर्च से रोशनी निकलकर एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाते हैं। तो इस तरह से जो हमें किरण पुंज प्राप्त होता है तो उस किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज नाम देते हैं। ठीक। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। एक बिंदु स्रोत से निकली और ये फैलती चली जाती है। दूसरा है समांतर किरण पुंज, यानी जिसको समान अंतर हम बोल सकते हैं। समान अंतर कहने का मतलब कि उनके किरणों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। उनके किरणों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रहती है। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी समान होती है, अतः किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ये पहला किरण आरेख। यहाँ पे कहीं पे भी आपको न किरण कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं रहेगा। सिर्फ ये आपको किरणों के बीच की दूरी समान दिखेगी।
ठीक। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, चारों तरफ से किरण आकर के एक बिंदु पर मिल जाए तो ऐसी किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो आपको ये तीनों किरण पुंज समझ में आ गया होगा कि पहला अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर दिशाओं में फैल जाने वाली किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। समांतर किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी समान हो, ऐसी किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज बोलते हैं। और अभिसारी किरण पुंज ऐसी किरण पुंज जिसमें किरण पुंज आकर के एक बिंदु स्रोत पर मिलती हो, तो ऐसी किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। अब हम पदार्थ को प्रकाश के आधार पर बांटेंगे। जैसे आपको बहुत सारा पेन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका वर्गीकरण करें, यानी इसको बांटें, तो आप इसको तो बहुत सारे आधारों पे बांट सकते हो। जो कलम बड़ा है उसको एक साइड, जो कलम छोटा है उसको एक साइड, यानी साइज के आधार पर आपने बांट दिया। अब रंग के आधार पर भी हम बांट सकते हैं कि रेड पेन है उसको हम अलग रखेंगे, जो ब्लू पेन है उसको हम अलग रखेंगे। तो यहाँ पर हमने रंग के आधार पर भी बांट लिया। या फिर इसकी मोटाई के आधार पर भी बांट सकते हैं, जो पेन मोटा है उसको एक तरफ, जो पेन पतला है उसको एक तरफ। तो बांटने का, किसी चीज़ को भी बांटने का बहुत सारा आधार होता है। हम यहाँ पे पदार्थों को प्रकाश के आधार पर बांटेंगे, यानी प्रकाश उस वस्तु से पार हो जाता है या नहीं, हम ये देखेंगे। तो प्रकाश के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ, तीसरा अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे बोलते हैं? तो जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पानी, कांच, हवा इत्यादि। ये जो पानी, कांच, हवा जो है, इन सब से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो इन सारे वस्तुओं को हम बोलते हैं, इन सारे पदार्थों को हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है? तो जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो पाता हो, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, इन सब से प्रकाश पूरा पार नहीं हो पाता है, बस प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो पाता है। तो इन सब वस्तुओं को बोलते हैं पारभासी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ से प्रकाश थोड़ा भी पार नहीं होता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, पेंट इत्यादि, इन सब से प्रकाश थोड़ा भी पार नहीं हो पाता है, तो इन सबको हम बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पदार्थ पारदर्शी है, कौन सा पारभासी है, कौन सा अपारदर्शी है? तो मान लीजिए इस तरफ आप हो और बीच में दीवार है और इस तरफ आपका दोस्त है, क्या आप एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि बीच में क्या है? दीवार है। अगर आप एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, यानी वो जो बीच में दीवार है वो अपारदर्शी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम किसकी मदद से वस्तुओं को देखते हैं? प्रकाश की मदद से। और आपसे दोस्त से जो प्रकाश टकराया वो आपकी आंख तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, बीच में दीवार आ जा रहा है, आपकी आंख तक पहुंच ही नहीं पा रहा, बीच में दीवार आ जा रहा है। तो ये दीवार क्या उस प्रकाश को रोक दे रहा है, दीवार से प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है, तो ये दीवार क्या कहला जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। यही अगर आप इस तरफ हो, आपके दोस्त इस तरफ है और बीच में कांच है, ठीक, बीच में शीशा है, तो आप एक दूसरे को आसानी से देख पाओगे। आपके दोस्त से सूरज की रोशनी आपके दोस्त पे पड़ी और वो रोशनी शीशा को पार करते हुए आपकी आंख तक पहुंची, तो आप अपने दोस्त को देख लिए। तो ये शीशा से प्रकाश क्या हुआ? आसानी से पार होकर के आपकी आंखों तक गया, तभी तो आप अपने दोस्त को देख पाए। तो ये कांच क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। और मान लो कि आप इस तरफ हो और आपके दोस्त इस तरफ है, बीच में बहुत सारा धुआं फैला हुआ है, तो आपका दोस्त पूरा साफ साफ तो नहीं दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा, है ना? पूरा गायब भी नहीं होगा और पूरा साफ साफ भी नहीं दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा। तो इससे हम बोलेंगे कि वो धुआं क्या है? तो पारभासी है, क्योंकि उससे धुआं से थोड़ा सा ही प्रकाश पार हो पाया है, ठीक। तो पारदर्शी पदार्थ किसे बोलते हैं? जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारभासी पदार्थ, जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो पाता है, तो उसे हम पारभासी पदार्थ बोलते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, जिस पदार्थ से प्रकाश थोड़ा भी पार नहीं हो पाता है, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इतना अभी तक हमने प्रकाश के बारे में जाना। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और ये मैंने खुद से ये नोट्स तैयार किया है बुक को पढ़ करके। तो मैं इस सारे नोट्स का फ़ोटो क्लिक करके मैं वीडियो के लास्ट में दिखा दूँगी, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और इसकी मदद से आप खुद का भी नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये प्रकाश से आया और ये एक समतल दर्पण मैंने बनाया है। दर्पण जो आपके घरों में जो दर्पण होते हैं यानी शीशा जो मिरर होता है वो दर्पण मैंने बनाया है यहाँ पे। तो प्रकाश आया और इस दर्पण से टकरा करके वापस चला गया, है ना, टकरा कर वापस चला गया। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आया कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो उस नियम को समझने से पहले आप ये जान लें कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन सबको पहले अच्छे से जान लें। उसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ही आप देख लीजिए, ये प्रकाश आपतित हुई और सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए ये परावर्तित होगी उन नियमों को हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहेंगे, ठीक। अब इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। सबसे पहले आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। जैसे ये क्या है, एक दर्पण का सतह है, ऊपर में ये एक दर्पण का सतह है, समतल दर्पण का सतह है। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, इस सतह पे कौन सी ये किरण आ रही है, ये एरो का चिन्ह दिख रहा है, यानी ये किरण इस तरफ बढ़ रही है। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, ये जो किरण है किसी सतह पर पड़ रही है तो इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपतित किरण। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये देखिए, यहाँ से टकराकर वापस ये किरण लौट गई तो इस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ये आपतित किरण आई और इस दर्पण के किस बिंदु, इस बिंदु से टकराई, तो इस बिंदु को ही हम क्या बोल देंगे? आपतन बिंदु बोल देंगे। चौथा है अभिलंब। अभिलंब किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये वास्तव में नहीं होता, इसको मैंने टूटी रेखाओं से दिखाया है, यानी ये वास्तव में नहीं होता है, ये हम खुद कल्पना करते हैं कि बीच में इस तरह से एक अभिलंब है, ठीक है। ये वास्तव में नहीं होता है, बस हम इस तरह से कल्पना करते हैं। तो ये खींचा हुआ खुद से लंब होता है, ये खुद से हम बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं? ताकि हम आपतन कोण और परावर्तन कोण डिसाइड कर पाएँ, इसलिए। तो अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये बिंदु है और इस पे एक लंब ऐसे ऐसे खींच दिया मैंने, तो यह लंब क्या कहलाया? इस बिंदु पर अभिलंब कहलाया। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, इसे ही हम आपतन कोण बोलते हैं और इसको हम आई से, स्मॉल आई से दिखाते हैं। अब परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं और इसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक। अब ये सारे टर्म्स आपको पता चल गए कि कौन क्या होता है और कहाँ पे होता है। अब हम प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है आपतित किरण। पहला इसका नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ठीक। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों कहाँ है? एक ही तल में है ना। यही पहला नियम बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
यहाँ पे देखिए जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। मान लीजिए कि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। अगर आपतन कोण 15 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 15 डिग्री होगा। ठीक, अब हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम खत्म। अब एक बात याद रखिएगा एक नोट में कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। लंबवत यानी ठीक 90 डिग्री पे अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो वापस परावर्तन के बाद वापस वैसे ही लौट जाएगा। जैसे यहाँ यही अभिलंब पे ही मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ से हमने टॉर्च जलाया तो ये क्या होगा, रोशनी ऐसे जाएगा और इस दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी पथ पे लौट जाएगा। अगर हम टॉर्च को थोड़ा सा भी तिरछा कर दें यहाँ से तो ये जो रोशनी है ऐसे आएगी और परावर्तन होने के बाद थोड़ा सा तिरछा ये मुड़कर चली जाएगी। लेकिन अगर हम सीधा अगर रोशनी दिखाते हैं तो वो परावर्तन होने के बाद वापस उसी पथ पे लौट जाती है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आया प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे एक फुटबॉल रखा हुआ है तो यहाँ पे दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। कैसे बनेगा, तो सूरज का रोशनी इस फुटबॉल से टकरा करके कहाँ जाएगा, दर्पण से टकराएगा। ठीक, अब एक ही प्रकाश तो नहीं आ सकती, इस बॉल से बहुत सारी रोशनी आएगी ऐसे और टकरा करके वापस ऐसे मुड़ जाएगी और ये जहाँ पे जाकर सारी रोशनी एक जगह मिलेगी उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। ये बात आपको समझ में आई कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे कोई फुटबॉल रखा हुआ है, सूरज का रोशनी इस फुटबॉल पे पड़ा और वो सारा रोशनी परावर्तन होने के बाद दर्पण पे गया और दर्पण से टकरा करके वापस लौट गया और ये जहाँ पे जा कर के मिलेगा वहीं पे इस फुटबॉल का प्रतिबिंब बनेगा, यानी इस फुटबॉल का शैडो बनेगा। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत यानी कोई भी चीज़, बिंदु स्रोत यानी कोई भी चीज़, जैसे मैंने फुटबॉल बताया वैसे कोई भी चीज़। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ पे एक बिंदु स्रोत यानी फुटबॉल से किरणें आई और दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के मिलती है। ठीक, जिस बिंदु पर, यानी मैंने बताया ना कि परावर्तन के बाद जहाँ पे वो मिलेगी उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। तो जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का, यानी उसे किसे, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसे उस बिंदु स्रोत यानी फुटबॉल, तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, फिर से देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे फुटबॉल है तो फुटबॉल से रोशनी आई, सूरज की रोशनी फुटबॉल से टकरा करके और दर्पण पे पड़ी, दर्पण से टकरा करके ये जहाँ पे मिलेगी जा करके वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये मान लीजिए क्या एक बिंदु स्रोत है, तो बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। क्या अंतर है दोनों में, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब किससे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर फुटबॉल रखा हुआ है, इससे रोशनी आई, टकराने के बाद यहाँ पे जाकर के वास्तव में मिल गई तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर किरणें सारी इधर उधर फैल गई, अगर नहीं मिल पाई तो इसका दर्पण के पीछे से सिर्फ आता हुआ प्रतीत होता है। ये मैं आपको जब दर्पण पढ़ाऊँगी
पढ़ाऊँगी तो उसमें डिटेल में बताऊँगी। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जब दर्पण से परावर्तन के बाद जब किरणें वास्तव में मिल जाए तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब वास्तव में नहीं मिले, सारी किरणें इधर उधर बिखर जाए, तो वो दर्पण के पीछे से सिर्फ आता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं मिलता है वो किरण। तो ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जब वास्तव में मिल जाता है किरणें जाकर के वास्तव में मिल जाती है, प्रतिबिंब बनाती है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसको और डिटेल में मैं दर्पण जब टॉपिक पढ़ाऊँगी तो उसमें बताऊँगी। अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद रखिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक, पर्दे पर प्राप्त करने से मतलब जैसे आप टीवी वगैरह में देखते होंगे कि सामने में वाइट कलर का एक पर्दा लगा दिया जाता है और एक मशीन से रोशनी जाता है उस पर्दे पर, और तब हमें पिक्चर्स दिखाई देती है। यानी पहले के ज़माने में हॉल में हमें पर्दे पर दिखाया जाता था पिक्चर। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसी को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वस्तु जिस तरह होगा उसका उल्टा हमें दिखेगा प्रतिबिंब उसका। और आभासी प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब में तो किरणें मिलती ही नहीं हैं आपस में, इसलिए हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि किरणें मिल जाती हैं, इसलिए हम इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में किरणें नहीं मिल पाती हैं, इसलिए हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, और यह वस्तु की अपेक्षा में सीधा होता है। हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक उल्टा होता है और आभासी सीधा होता है। अब हम समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं। हमारे घरों में जो दर्पण होती है वो कौन सी दर्पण होती है? समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में जो हमारा शैडो दिखता है यानी जो प्रतिबिंब दिखता है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है ये हम देख लेते हैं। ठीक, तो पहला होता है कि प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, यहाँ पे दर्पण है, जैसे यहाँ पे समतल दर्पण है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, दूसरा विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ा जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा इसका क्या होता है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। अब क्यों आभासी होता है? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अभी मैंने बताया कि दर्पण के पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब। ठीक, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और इससे किरण आरेख आई और ऐसे टकरा कर चली गई, क्या ये किरण आरेख कभी भी आकर के दर्पण के पीछे मिल पाएगी? नहीं ना। इसलिए समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका वास्तव में किरण तो कहीं जा कर के बिखर जाता है, इसलिए इससे सिर्फ आती हुई किरणें दिखाई देती हैं, यानी इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। ठीक, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा? अभी मैंने आपको बताया कि जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होता है। तो चौथा इसका विशेषता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। पांचवा विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी जब आप मिरर के सामने खड़े होइएगा तो आप अपना दायां हाथ उठाइएगा तो मिरर में लगेगा, यानी दर्पण में लगेगा कि आपका बायां हाथ उठ रहा है, और अगर आप अपना बायां हाथ उठाइएगा तो आपको लगेगा कि मिरर में आपका दाहिना हाथ उठ रहा है। तो इसे ही पार्श्विक उल्टा बोला जाता है, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। छठा विशेषता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका छठा विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। जैसे अगर इतना दूरी पे अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब ये जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा।
फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि प्रतिबिंब, पहला विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अगर वस्तु यहाँ पे है तो दर्पण के पीछे यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा विशेषता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितना बड़ा जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। और इसका तीसरा विशेषता है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। जब आभासी होता है तो इसका चौथा विशेषता ये हो गया कि प्रतिबिंब सीधा होता है। अभी मैंने बताया कि जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो सीधा होता है। और पांचवा विशेषता कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और छठा विशेषता कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अब यहाँ पे एक नोट में मैंने लिख दिया है कि पार्श्विक परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा किसे कहते हैं, कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां मालूम पड़ता है, इसे ही पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, ये हमारा समतल दर्पण खत्म हुआ यहाँ तक। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की पढ़ाई हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।